हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के हमने लेक्चर्स में सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन सब बातों के बारे में डिस्कशन कर रखा है। और ये हम सीरीज अभी जो वीडियो का जो लेक्चर का सीरीज चल रहा है वो एस.सी. वर्मा बुक से कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन सबों पे कर रहे हैं। तो अब तक के 1 to 15 क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया है कि मोस्टली सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस के एप्लीकेशन थे। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन से करेंगे 16 क्वेश्चन ऑनवर्ड, जहां तक हो जाए। तो मोस्टली इसमें आप देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर होगा और थोड़ा बहुत कोलिजन पर होगा तो होगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। सेंटर ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम, कोलिजन, ये चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यूरेनियम न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट इमिट द अल्फा पार्टिकल विथ स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 1.4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा है। तो थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। Calculate the recoil speed of the recoil nucleus thorium-234. Assume that the mass of nucleus is the proportion to mass number. तो हो क्या रहा है कि यूरेनियम का एक कुछ ऐसा है एटम 238 और ये इमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या ख्याल है बच्चों? अल्फा पार्टिकल इज सिंपली इट इज हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2He4 ऐसा। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेगा तो उसके तो उसमें दो में टूट रहा है, मतलब ऐसा मैं आपको बनते हुए दिखा दे रहा हूं। एक अल्फा पार्टिकल है, दूसरा थोरियम है 234। तो इधर जा रहा होगा तो और रेस्ट में है, तो रिकॉइल स्पीड क्या होगा? और उसका स्पीड हमें दे रखा है 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। और इसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है और ये रेस्ट पर है इनिशियली। तो हम यही जानते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम विल कंजर्व होगा। यही हमने पढ़ाया रखा है ना आपको कि मोमेंटम कंजर्व होने की एक ही शर्त है, इसका एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और मोमेंटम कंजर्व कराना है तो एडिटेड फॉर्म में आपको याद होगा कि उसको इम्पल्स वगैरह के टर्म में लिखे थे। तो वो चीज वहां से आप कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। तो खैर यहां पर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही आपको बताया है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऐसा होगा। तो ठीक है, तो इनका इनिशियल मोमेंटम क्या है? m इंटू वाट एवर द मास। अच्छा, उसमें भी क्या होगा कि मास का जो यूनिट होगा इस AMU में होता है, तो इसको 230U ले लीजिएगा, इसका 4U ले लीजिएगा और इनको ले लीजिएगा रेस्ट ऑफ द मास 234U। तो यूनिट वाइज सेम ही रहेगा, तो उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg। तो यहां से अगर करें तो 238 इंटू 0 इक्वल टू 4 इंटू 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 प्लस 234 इंटू V, ऐसा। तो ये 0 होगा और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप आपको निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो रिकॉइल स्पीड जो होगा, तो अगर अल्फा पार्टिकल जिधर जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर अल्फा पार्टिकल को हम इधर दिखाते तो थोरियम इधर जाता, अल्फा पार्टिकल इधर आता तो थोरियम इधर आता। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये देखिए बच्चों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो V इक्वल टू 4 इंटू 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 अपॉन 234, ऐसा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 4 इज 5.6, एक जीरो और उधर से ले लीजिए, तो 56 और 5 जीरो, तो 10 रेज टू द पावर 5 कर लेते हैं और 234। तो आप इसको देखेंगे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स तो ये जा ही रहा है, मतलब 468 और वहाँ से 560 है, तो कुछ 92 के आसपास होगा। तो उसमें डॉट लगाएंगे आप तो 92 920 होगा। 5 से तो जाने से रहा, तो 4 यहाँ पर लिख लीजिए, तो 10 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हुआ। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आजकल मेंस में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि कोई अल्फा पार्टिकल है, आपस में अपने आप ही ब्रश किया, कुछ हुआ उसमें, कोई केमिकल अपना ड्यू टू कुछ भी आप कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल वहां से इमिट कर रहा है, या हैवी इतना हो गया कि इसको संभाल ही नहीं पाया,
रेडियो एक्टिव का ही होता है ना कि इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर में फोर्स इतना लगने लगता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहां से इमिट करने लगता है, वही आपका रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से इमिट कर रहा है तो थोरियम निकल रहा है, तो उसका वेलोसिटी हमसे पूछा गया, तो उसका वेलोसिटी अगर निकाला जाए तो ये हमारा इसका वेलोसिटी निकल कर आया। ठीक है, तो ये आपको आसान लगा होगा समझने में कि केवल और केवल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कीप इन माइंड कि नेट फोर्स इस पर कुछ नहीं लगा होगा, अंदर से हुआ है। और इसका वेलोसिटी निगेटिव में आ रहा है, ये चीज निगेटिव नहीं लगाया तो अब लगा देता हूँ। बेसिकली निगेटिव ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि वॉट एवर द वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट विल हैव द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द थोरियम। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे कहीं, ये है नहीं क्या? अच्छा कोई नहीं, देखिए इसका रिकॉइल स्पीड का है, तो रिकॉइल की स्पीड के लिए आप ये समझ सकते हैं। देखिए रिकॉइल की स्पीड का एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या कहा जा रहा है कि मैन ऑफ मास 50 kg स्टार्ट मूविंग ऑन ए अर्थ एंड एक्वायर स्पीड ऑफ 1.8 मीटर पर सेकंड। मतलब कोई आदमी है अर्थ पे चल रहा है और थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ रखा है, तो सोच रहा है कि जब आगे की तरफ मैं चल रहा हूँ और अर्थ और सिस्टम पूरा क्या है, इंटरनल सिस्टम होगा, मतलब उसके कंपेयर में अगर हम अभी यहाँ पर खड़े हैं और आप भी इमेजिन कर सकते हैं, खड़े होकर देख सकते हैं, तो अर्थ चलता है क्या? नहीं चलता है। तो इसका मतलब क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अभी नहीं लग रहा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ऑल दो अगर हमें कोई बाहर से देखे मीन्स स्पेस से अगर देखे तो हम सभी लोग चल रहे हैं, हम पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, लेकिन हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर बात करें तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं और मेरे रिस्पेक्ट में अर्थ रेस्ट में होगा, क्योंकि हम अर्थ को देख रहे हैं तो रेस्ट में है, और अर्थ हमें देख रहा होगा तो अर्थ हमें नहीं देख सकता, तो किसी और बंदे को बैठा दीजिए, वो आपको देखे तो आपको उसके विथ रिस्पेक्ट टू में रेस्ट में लगेंगे। तो इस तरह से तो दोनों एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट में, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो अगेन हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, कहेंगे ठीक है तब तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो अगर वो वॉक कर रहा है 1.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो सोच रहा होगा, अगर फिजिक्स पढ़ा होगा, जरूर अर्थ भी पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो ये तो अगर मास ऑफ पूरे सिस्टम अर्थ का और मैन का इस शून्य, इनिशियल मोमेंटम तो ही होगा इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम देखिए, तो 50 kg से इंटू 1.8, ऐसा इनिशियली वो रेस्ट पर था, चलने से पहले अर्थ भी रेस्ट में है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। आगे वो जैसे ही बढ़ा, स्टेप आउट किया, तो हैविंग सम वेलोसिटी, सो इसके पास कुछ मोमेंटम आएगा, तो उसके चलते अर्थ का मोमेंटम क्या होगा, ये कंजर्व होना चाहिए, ऐसा वीई कर देते हैं। तो इसको करेंगे तो ये तो शून्य हो जाएंगे, और यहां से कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.8, दिस थिंग बिकम 9 t 90। तो मास ऑफ अर्थ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ अगर देखा जाए तो -90 अपॉन मास ऑफ अर्थ होता है 10⁻24 ऑर्डर का, 6 इंटू 10⁻24, हाँ गिवन भी है। तो यहाँ से अब तो बहुत सिंपल हो गया ये 15 हो गए, और इक्वल टू माइनस, अगर इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो 10⁻⁻24, तो एक डेसिमल प्लेस तक और इसको लिखें तो 10⁻⁻23 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो निगेटिव साइड ये दिखा रहा है कि जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो धरती पीछे की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये तो धरती हिलाने जैसा वाला हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं कोई फ्रेज वगैरह में। तो ये ऐसा क्वेश्चन था कि जिसके चलते धरती हिला, और धरती हिला तो कितने से हिला, 1.5 इंटू 10⁻⁻23 के स्पीड से हिला। ठीक है, तो ये तो बच्चों हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा न्यूट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट डीके इनटू द प्रोटॉन, neutron initially at rest decay into the proton and electron and anti-neutrons. The ejected electron has a momentum 1.4 into 10⁻⁻26 kg meter per second, and the anti-neutrino is 6.4 into 10⁻⁻27 kg meter per second. Find the recoil speed of the proton if the electron and anti-neutrino are ejected along the same direction. If they are ejected along the perpendicular direction, mass of the proton is this much. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए है, वो कैसे, तो चलिए, तो इसमें अगर न्यूट्रॉन है और एक इसमें कर्म हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटॉन में, ऐसा, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन में,
और दूसरा एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो कुछ इस तरह का, ऐसा 3 चीज में हो रहा है। तो अभी ये रेस्ट में, क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि ये रेस्ट पर है, तो रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी 0 होगा। इन दोनों का मोमेंटम कुछ दे रखा है, तो मतलब कि इसका पी इनिशियल इस 0 होगा इसमें, और पी फाइनल इसके टर्म में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लेकिन इसमें भी क्या कर रहा है कि केस 1 जो बता रहा है इसमें कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब प्रोटॉन इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहे हैं। तो सिंस हम वेक्टर कंजर्वेशन से जानते हैं कि अगर इस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका क्या होगा, उनका मोमेंटम भी सेम डायरेक्शन में कंजर्व होगा। मतलब कि अगर p मतलब एक्स वाई जेड में भी लिखें, अगर आप एक्स वाई जेड मतलब कि आई जे के में भी लिखें, तो आपको दोनों डायरेक्शन में इसका मोमेंटम सेम दिखाते हुए आएगा। तो अगर केस 1 की अगर बात करें तो इसका मोमेंटम कंजर्व करना हो तो 0 हो जाएगा यहाँ से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मोमेंटम कितना है, ये चीज 1.4 इंटू 10⁻⁻26। तो यहाँ पर उसका रेडीमेड वैल्यू ही दे रखे हैं, तो हमें कैलकुलेशन से बाकी से बचा लिए हैं, क्योंकि रेडीमेड वैल्यू तो मास ऑफ, सोचो कि वो प्रोटॉन देता और कुछ वेलोसिटी देता तो मल्टीप्लाई करना होता ना, तो रेडीमेड वैल्यू गिवन है, दैट इज वाई हम टेक ऐसा कर रहे हैं। वो बोल भी रहे हैज अ मोमेंटम। और दूसरा 6.4 ऑफ एंटी न्यूट्रिनो के पास है 6.4 इंटू 10⁻27 एंटी न्यूट्रिनो, अच्छा एंटी न्यूट्रिनो था। तो ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मोमेंटम जो इनिशियली था और वो फाइनल है, तो ये दोनों के दोनों चीजें कंजर्व होंगे, पी फाइनल ऐसा, इनिशियल और फाइनल। अगेन बच्चों कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, क्वेश्चन में देखिए कि न्यूट्रॉन इज डीके, डीके मतलब इंटरनल फोर्स लगने के चलते हुआ, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, सो दैट इज वाई मोमेंटम फिर से हमारा कंजर्व होगा। तो 1.4 इंटू 10⁻⁻26, 6.4 इंटू 10⁻⁻27, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये लोग नेगेटिव में चले जाएंगे, और यहां से आप चाहे तो 10⁻⁻27 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, वो 14 हो जाएगा। अगर 10⁻⁻27 यहां से लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1.4 से एक और बढ़ जाएगा 14, और यहां पर प्लस 6.4 तो है ही है, इंटू 10⁻⁻27, और इसका मैग्नीट्यूड यूनिट कितना होगा, केजी मीटर पर सेकेंड ऐसा। तो 14 प्लस 6.4 तो कितना हो गया, 20.4 इंटू 10⁻⁻27, तो 2.04 इंटू 10⁻⁻26 केजी मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन पर सेकेंड भी आप इसको लिख सकते हैं, या न्यूटन सेकेंड, नॉट पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स होता है, तो इम्पल्स हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, सो दैट इज वाई मोमेंटम का फोर्स इंटू टाइम भी होता है न्यूटन सेकेंड। तो हाँ, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों इस पे मतलब साथ ही साथ आपका ये भी होते जा रहा है रिवाइज। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन में भी ऐसा पूछा जाता है ना कि विच अमंग द फॉलोइंग इज सेम, तो 2-3 क्वांटिटी है। खैर इस वाले पर अगर फोकस करते हैं तो न्यूट्रॉन था वो डीके हो रहा था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। तो केस 1 क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन में अगर दोनों जा रहे हैं तब बताइए कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा। तो सेम डायरेक्शन में गए तो ठीक है कि उन दोनों का एक ही डायरेक्शन में लिख लिए, सब ऐड हो रहा होगा। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा जैसा कि परपेंडिकुलर में बोला है तो उसको अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो ये बात तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए। अब आ जाइए किसी का दूसरा पार्ट अगर देखते हैं, उसमें कह रहा कि इफ दे आर इजेक्टेड अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इजेक्टेड अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि प्रोटॉन इधर जा रहा है और एंटी न्यूट्रिनो इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो ऐसा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये तो मुझे पता चला कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा उसको, क्योंकि अगर हम सेम ही में करेंगे तो इसका क्या होगा, कुछ इस तरह से आएगा ना, स्क्वायर करके सम करेंगे, मतलब मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, इसको मैं कैपिटल पी से लिख देता हूं, इस डायरेक्शन में आई कह लीजिए, और मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो ये जे में है, तो इसका रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू
मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो का स्क्वायर। स्क्वायर करके समय ही लिखेंगे क्योंकि x और y में है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरह से आएगा। ठीक है, और इक्वल टू ए मोमेंटम ऑफ, अगर डायरेक्शन देखिए उधर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो उसका निकल कर आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि इसमें भी अगर आप वैल्यू देखेंगे कि इसके P और E का है तो इधर इसका वैल्यू आएगा तो निगेटिव में होगा। यहाँ पर ऑल तो निगेटिव नहीं लगाया हूँ मैं, तो अब ऐसा आप लगा सकते हैं कि मतलब वॉट एवर द जो उसका मोमेंटम होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में छिटक कर आएगा। तो यहाँ पर भी आपका जब उसका आप करेंगे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, तभी तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बात बनेगा, नहीं तो फिर नेट मोमेंटम होगा और एक तरफ पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो इसका अगर बात करें तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, तो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन के लिए कितना था बच्चों, उसका 10⁻⁻26 ऑर्डर 1.4 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻26 और प्लस 6.4 इंटू 10⁻⁻27 ऐसा। अच्छा, इन सबों का भी स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10⁻⁻26 को इस बार बाहर लेकर आ जाइए, स्क्वायर से आएगा तो 10⁻, यहाँ पर कितना हो जाएगा -13, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर इज योर 1.96 प्लस 6.4, मतलब माइनस एक छोड़ते हुए जाएगा तो -2 होगा। 6.4 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ 10 या 40, क्योंकि 64 इंटू 4 करेंगे तो 256 और 256 इंटू 64 इंटू 16 करना होगा ना, तब तो क्योंकि चलो इसी को कर लेते हैं। 4096 ऐसे आता है, एक बार 16 6 या 96, 4 4 जा 16 1 64 जा योर 24 तो 256 और 6 4 जा 24 238। तो देखिए 6 9 तो 4096, तो 4096 होगा। तो उसमें एक का पैसा एक डॉट लिए थे तो इसका तो स्क्वायर 6.4 का कितना हो जाएगा 40.96, और उसमें एक 10⁻⁻2 छोड़ते हुए जाएगा तो 0.496 हो जाएगा, 0.496 या 4096 ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ एक तो 4 तो खा जाएगा तो 2 हो जाएगा और 2.36, तो 2.36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 225 होता तो कितना अच्छा होता, 2.25 होता तो, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम भी ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्क्वायर जो मिलेगा 25 के बाद 225 के बाद कब मिलेगा 17 289 पर, तो बहुत क्लोज होगा उसके, या 16 256 पर है तो ठीक है, तो 2.4 लिख लेते हैं, तब यार 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही लिख लेते हैं, -13 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये अप्रॉक्स निकालने वाला हालचाल है, बात है। तो अप्रॉक्स निकालने के लिए कैलकुलेशन तो आपको सिखाया नहीं जा सकता है, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर अगर परपेंडिकुलरली अगर ये जा रहा है ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट इस तरह से होगा, किसका, एंटी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा उन दोनों के रिजल्टेंट में अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आप देखिए कि पहले भी तो 0 है, ठीक, और इक्वल टू P फाइनल मोमेंटम अगर करेंगे तो आप इसको अगर लिखेंगे भी प्रोटॉन का इन द I डायरेक्शन में, और दूसरा एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम इन J डायरेक्शन में, यही लिख पाएंगे ना, एंटी न्यूट्रिनो बच्चों, ये एंटी न्यूट्रिनो, और हमें इलेक्ट्रॉन का चाहिए। तो जब आप इसको करेंगे तो देखिए ऑलरेडी -I -J में वो आ रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो तब मिलेगा। तो निगेटिव उसके लिए आपको यहाँ से भी दिखा सकते हैं, तो ये चीज़ भी आप चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको फटाफट नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। जब इसके बाद इसको देख लीजिए, नोट डाउन करने का मतलब आपको समय तुरंत हटा लेता हूं तो इसका मतलब पॉज कर लीजिए और उसके बाद अपना नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि स्क्रीन पे तो दिखाई पड़ते ही रहता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ऐसा कह रहा है कि न्यूक्लियस
अ न्यूक्लियस ऑफ रेडियम 226 रेडियम, एनसीईआरटी का है, बेसिक क्वेश्चन है इसीलिए इसको लिया। ये आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का ये आ गया है। 226 radium decay to the radon by the emission of alpha particle of energy of 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल के बारे में बता रहा है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकला है। इफ द मास ऑफ रेडॉन इज 2220 AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड मास ऑफ हीलियम इज 4.003, लेकिन लेंगे हम 4 ही क्योंकि थर्ड डेसिमल प्लेस पे कौन जाके सॉल्व करता है, AMU, एंड देन कैलकुलेटेड द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस ऑफ द रेडॉन। तो देखिए इसमें भी क्या हुआ कि डीके हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, डीके हो रहा है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा था ना, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम मस्ट भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो ठीक है, ये तो आपने पीछे किया था अभी, लेकिन इस बार क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछ लिया कि मतलब एनर्जी इतना है तो आप बताइए कि उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। उसका किसका मतलब, पहले वो 226 वाले का रेडॉन का रेस्ट में है, और रेडॉन ब्रेक रेडियम अगर 226 का है तो रेडियम अगर ब्रेक डाउन रेस्ट में था और ब्रेक डाउन हो रहा है तो रेडॉन में और अल्फा पार्टिकल में जा रहा है। अल्फा पार्टिकल हैविंग सम एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पूछ रहा है कि उसका एनर्जी बताओ। देखो अगर वो टूटेगा तो अभी हमने देखा ना पीछे उसके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पीछे है, इसी में देखा कि जब वो टूटता है तो क्या अगर कोई ब्रेक डाउन होगा तो रिकॉइल स्पीड होगा, एक आगे की तरफ छिटकेगा तो एक पीछे की तरफ, या वॉट एवर देयर डायरेक्शन। तो उसमें छिटकेगा तो जरूर, हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी इट मस्ट बी। तो वही काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि इस बार अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम ना देकर या वेलोसिटी ना देकर उसका हमें काइनेटिक एनर्जी दे दिया। तब खैर बताइए कि दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो इसको समझना काफी आसान है, क्योंकि आपको एक याद करिए कि लास्ट इसके ठीक पहले, मतलब ये नंबर अभी 16-17 पे ना, तो 15 में कल आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m ऐसा होता है। और जिनको नहीं पता है तो आइए फटाफट देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बच्चों क्या होता है, हाफ mv² होता है। अगर मास टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 1/2 m²v² होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, p²। यही ना, m इंटू वी का वैल्यू कितना होता है, मोमेंटम। तो इसको 2, अच्छा नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा चलो अब लिख दिया तो लिख दिया, 2m ऐसा होगा क्या, इक्वल टू p²। ये चीज, तो इसमें क्या होगा कि जो इनिशियल अगर होगा तो फाइनल भी होगा। मास तो मतलब इसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि P अगर P इनिशियल कंजर्व होता है और P फाइनल, तो उसका स्क्वायर भी तो कंजर्व होगा। तो 2 को तो आप यहां से हटा सकते हैं। तो मास ऑफ यहां से, और इनिशियली कुछ था नहीं, तो अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा है रिएक्शन के अगर वाइज देखा, रेडॉन देखा जाए तो रेडॉन इज गोइंग टू बी अल्फा पार्टिकल, ऐसा ही हो रहा है। तो इन लोग, इसका तो काइनेटिक एनर्जी शून्य है क्योंकि वो रेस्ट पर था। तो यहाँ पर कुछ इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 1 और इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 2। तो अगर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो इस टर्म में उसके मास टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए काइनेटिक एनर्जी, तो भी कंजर्व होगा। तो मास ऑफ, चलो इसको अल्फा पार्टिकल ही लिख लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू मास ऑफ आपका रेडॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन, ऐसा होगा। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 ले लेते हैं, तो कुछ भी यूनिट लीजिए उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर भी हम रेडॉन का भी कितना ले लेंगे, 222 लेंगे। रेडॉन का 222, तो सेम मास होगा तो यूनिट वाइज वो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे वो फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 टाइम्स इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना गिवन है, 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर भी उसी में देंगे 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मास ऑफ रेडॉन इज आवर 222 और काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए ऑफ रेडॉन, ऐसा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडॉन कितना हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 4 इंटू 4.8 अपॉन 222, ऐसा। तो ये है आपका आंसर, और आंसर आप अपना घर ले जाइए। कैलकुलेशन तो टीचर करते नहीं है, चलिए मैं आपकी थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। इस यहाँ पर अगर 2 करेंगे तो 111, तो 9.6 अपॉन 111। अब देखिए
100 रहता तो कितना आसान रहता करना, 0.09 मतलब 2 जीरो बैठाओ, घर ले जाओ आंसर। थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा उनको कम करना पड़ेगा। तो अब 0.009 जो हो रहा था 6, तो 9 6 ना कर खाली 9 से ही काम चला लें, या ये ऐसा कुछ कह सकते हैं 0.09 ऐसा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये विजिबल है? हाँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको इसमें समझना क्या था कि रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस के लिए जब पूछ रहे तो मोमेंटम, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर इसका इनिशियल का है तो फाइनल मतलब मतलब उसका स्क्वायर का भी मोमेंटम कंजर्व होगा उसी क्वांटिटी का। सो दैट इज वाई वी कैन डू लाइक दैट कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m, और उसका यूज़ करते हुए और यहाँ से उसको कंजर्व करा दिया। तो चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी मिलने का संभावना है, बिकॉज इट इज़ इन NCERT। तो मेंस में तो आप मान के चलिए कि कभी ना कभी आपका दिन ठीक हो तो मिल ही जाएगा। अब आ जाइए, एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन फॉर वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस पर आएंगे कुछ कोलिजन वाले जो क्वेश्चन आएंगे तो इसको तब करेंगे, ये बीच में से ले लिया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, कर है मास मैन ऑफ मास हैविंग अ बैग m slip, a man of mass m having a bag of mass m slip from the roof of the tall building of height h and start falling vertically. When at the height from the ground, he noticed that ground below him is pretty hard, but here is a pond at horizontal distance x from the line of the fall. In order to save himself, he throw the bag horizontally in the with respect to himself in the direction opposite to the pond. Calculate the minimum horizontal velocity imparted to the bag so that man lands in the water. If the man is just succeeded to avoid the hard ground, where will the bag land? ठीक है बच्चों, तो ये तो क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है कि मैन इज मास एम हैविंग उसके साथ एक बैग है। अगर आप एस सी वर्मा बुक देखे होंगे तो उसमें आपको पिक्चर भी वो दिखाए होंगे कि एक मैन है ऊपर से फॉल कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है मतलब वो नहीं पता, लेकिन वो फॉल डाउन हो रहा है। तो टॉल बिल्डिंग इज हाइट एच एंड स्टार्ट फॉलिंग वर्टिकली। तो ये ऐसा है और उसका हाइट एच है और उसके पास मतलब कि कुछ एच हाइट पर आ रहा है। तो देख रहा है कि अब मैं गिरूंगा तो इसी के एक्स डिस्टेंस उसके लाइन से, एक्स डिस्टेंस इस लाइन से, तो यहाँ से उसका कुछ ऐसा पॉन्ड है एक्स डिस्टेंस पे। तो सोच रहा है कि अगर इधर गिरूंगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर चोट लगेगा। तो कह रहा है कि उसमें कि स्टार्ट फॉलिंग वर्टिकली व्हेन इट द हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड। जब यहाँ पर एच पे हुआ तो इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ इस हाइट पर, स्मॉल एच पर, कि मैं गिरूंगा चोट लगेगा। तो थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा था तो क्या किया कि मैं क्यों ना फेंक दूं इसको इस डायरेक्शन में। आप वैसे भी देख सकते हैं, सपोज आप बोर्ड पे खड़ा हो जाइए और किसी चीज़ को आप वैसे फेंकिए। जब ऐसे फेंकेंगे तो आप पीछे की तरफ जाएंगे। तो वही चीज़ इसने सोचा कि मुझे इधर लैंड कराना है तो बैग को जरूर इधर फेंकेगा, है ना, तभी तो इधर की तरफ लैंड होगा यहाँ पे ऐसे, चाहे जैसा भी मोशन हो। तो मतलब वो कह रहा है कि जस्ट अवॉइड टू द सरफेस, हार्ड सरफेस को, कि इन ऑर्डर टू कर हिम इज प्रेटी हार्ड एंड बट देर इज द पॉन्ड एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लाइन ऑफ फॉल। मतलब उसको गिरते गिरते रियलाइज हुआ कि एक्स डिस्टेंस पर ऐसा है। अच्छा, तो इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ द थ्रो द बैग हॉरिजॉन्टली विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ इन डायरेक्शन अपोजिट टू द पॉन्ड। तो उधर ही फेंक रहा है। चलिए, वो क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करके वो दे रखें कि अगर आप उसके अपोजिटली फेंकेंगे जिधर पॉन्ड है तो उधर ही आप लैंड करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन बंदे को आते था। तो देखिए उसमें होगा क्या कि अगर फोर्स अगर हम लग तो रहा है नहीं, जो काम भी कर रहा है वो अपने आप कर रहा है। ग्रेविटी लग रहा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो वो कैसा कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई नेट फोर्स लग नहीं रहा है या एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। तो मोमेंटम मस्ट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व होगा। तो मान लीजिए कि जब वो लैंड हो रहा होगा हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो मास ऑफ मैन कुछ v1 वेलोसिटी से आ रहा होगा और इसको बैग का मास है वो इधर फेंका होगा कुछ v2 वेलोसिटी से होगा। यही बोला है ना कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बैग सो दैट मैन लैंड्स इन द वाटर।
तो हमें इसका बैक का वेलोसिटी निकालना है, तो मोमेंट कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो बैक और वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पहले से कोई इसका है भी नहीं क्या वेलोसिटी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मास ऑफ v2 इक्वल टू मास ऑफ v1 ऐसा। अब हमें निकालना है कैसे भी कि मास ऑफ v1 अगर पता चल जाए, मतलब वेलोसिटी निकालने का, तो आपको सिंपल ये हो गया कि m/m लेकर आइए और आंसर घर ले जाइए। वेलोसिटी v1 क्या होगा, तो अब देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक को चला कितना होगा, मतलब x डिस्टेंस ही चला होगा, कुछ तो टाइम लगा होगा, और टाइम कितना होगा वो पता चल जाए, मतलब कि इसका ये जो v1 आने का जो कैलकुलेशन है वो क्या होगा, ये आपका ही होगा कि x अपॉन t, डेल्टा t मान लेते हैं, क्योंकि x डिस्टेंस इसीलिए तो दिया हुआ है। तो अब x डिस्टेंस की अगर बात करें तो x डिस्टेंस तो क्वेश्चन में पार्ट है, डेल्टा t कितना लगा होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में, जैसे टॉप से अगर वो ग्राउंड पे आता तो कुछ उसको टाइम लगेगा, तो से t1 यही लगेगा, तो t1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, √2, क्योंकि अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ कि ये ऐसा है और h हाइट का है, तो अगर ये डायरेक्टली नीचे आता तो कितना टाइम लगता है इसको, t1, तो इसका h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर t1 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, t1 इक्वल टू 2h/g ऐसा, ठीक है। अब देखिए कि अगर h हाइट पर है यहाँ से यहाँ तक, तो उस समय कितना उसको टाइम लगेगा, अगर यहाँ से अगर नीचे आएगा तो कितना होगा, तो से t, तो 1/g, अच्छा, तो वहाँ से कितना लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, h - डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो हाँ वही निकाल लेते हैं, फिर उसको माइनस कर लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से ये टाइम, मतलब डेल्टा t बेसिकली क्या है कि यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम t1 है और फिर वो यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम ले रहा है, तो बाकी टाइम तो इसको इधर फॉल होने में गया ना, ऐसे जा रहा होगा, तो इसीलिए निकाल रहे हैं। तो h इक्वल टू हाफ g t2 स्क्वायर, तो इक्वल टू t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि h - से जा रहा, तो उसके लिए रेस्ट में ले लिए, तो इतना समय कितना लगा होगा, हम यहाँ से यहाँ तक नहीं निकाल रहे, तो आसान है उसको ऐसा सोचना कि h इंटू 2/g ऐसा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का फुल टाइम कितना है, t1, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, t2, तो बाकी वो ऐसे लैंड करने में गया होगा, तो डेल्टा t कितना हो जाएगा बच्चों, इज आवर t1 - t2, तो t1 - t2 की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएंगे, √2h/g माइनस √2 टाइम्स ऑफ h-h/g, यही होगा। अब √g को उधर चाहे तो आप हटा लीजिए। तो अब हमें क्या निकालना था, m/m v1 का वैल्यू, तो यहाँ से तो m/m और v1 का वैल्यू कितना होगा, x/डेल्टा t, ये चीज़, तो x ही होगा अपॉन डेल्टा t ऐसा। तो ये आपका v2 का वैल्यू होगा, जिससे वो मतलब बैग को इम्पार्ट किया था, तो क्यों ना उधर ही ले जाकर पुट कर दे डेल्टा t, हमारा आंसर वहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, तो v2 का वैल्यू इक्वल टू m/m इंटू x/डेल्टा t था, m/m x डेल्टा t था, तो उस डेल्टा t को इधर लेकर आना है। तो जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2h माइनस 2 अपॉन √g भी होगा हर दोनों जगह पे, तो √g को ऊपर भेज दे रहे हैं, क्योंकि फर्दर एक स्टेप और जाएगा वो, 2 टाइम्स ऑफ h माइनस स्मॉल h, इस तरह का। तो इतना वेलोसिटी बच्चों इम्पार्ट करेगा वो। तो समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन में कि हमें सिखा क्या रहे हैं, वो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि वर्टिकली क्या हो रहा है कि अगर फोर्स लग भी रहा है ग्रेविटी, तो उसके पहले तो कुछ हलचल नहीं किया है,
मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ इधर या इधर कुछ बैग मतलब वो तो या मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है और गिर भी रहा है तो बहुत ही कम समय है, तो उसको अचानक से रियलाइज़ हुआ, उसको फेंक दे उधर। तो उसके पहले तो कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था या कोई वेलोसिटी नहीं था, तो मोमेंटम मस्ट भी कंजर्व होगा। अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का हेल्प लेंगे। किसका? ऑब्जेक्ट, उसका बैग का और उसका मैन का। तो मैन का मास उसमें स्मॉल एम है और उसका मास कैपिटल एम है, मोमेंटम कंजर्व करें यहाँ से, ये चीज़ यहाँ से एम वी टू इक्वल टू एम वी वन। अगर वी टू वेलोसिटी बैक के लिए है, वी वन उसका हिमसेल्फ उसका है, तो वी टू इक्वल टू एम अपॉन एम वी वन होगा। तो वी वन निकालने के लिए फिर सोचेंगे कि क्या हुआ होगा, वो चला कितना, पॉइंट में ही जाकर वो गिरा होगा, मानते हैं मिनिमम डिस्टेंस, तो शायद वर्ड मिनिमम यूज़ किया है, हाँ, कैलकुलेट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की मतलब जस्ट यहाँ पर पहुँच जाए, तो एक्स डिस्टेंस चला होगा, तो एक्स इक्वल टू टाइम कुछ लगा होगा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा, तो पूरा आने में t1 लग रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब उसको रियलाइज होगा तो t2 समय लगा होगा, तो बाकी का समय इधर जाने में लगा होगा। इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने यूटिलाइज कर लिया है, ये चीज़। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, और बाकी का फिर गेटिंग डेल्टा टी, वंस वी गेट द डेल्टा टी, और उसके बाद की कहानी कर ली। तो चलिए मैं आपको एक बार पीछे कर दे रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर दिस थिंग, इसका स्क्रीनशॉट और जैसे भी आपको लेना है कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक अ प्लेन सरफेस एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। The ball is reflected by the plane at equal angle of reflection with the same speed. Calculate the magnitude of change in momentum of the ball and change in magnitude of momentum of the ball. अच्छा, ये समझ में आया क्या बोला बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में क्या चेंज हो रहा है उसके लिए, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो कह रहा सेम इक्वल में अगर उससे जा रहा है, द सर्फेस ऑफ एंगल इंसिडेंस, द बॉल इज रिफ्लेक्टेड द प्लेन इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेम स्पीड विद द सेम स्पीड। तो इसका मास तो उस बॉल का सेम ही है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मतलब कह रहा है सेम मोमेंटम से जा रहा है। तो बी पार्ट का तो आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो मतलब चेंज मतलब मोमेंटम में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, हाँ उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो बी पार्ट का आंसर की चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम विल बी 0। आ जाइए ऐसे इसको करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये विजिबल है ना, सीधा लाइन है नहीं, इनका कलर थोड़ा सा, ये विजिबल है लाइन, ऐसा है, ठीक है। अब उस पर क्या हो रहा है कि ऐसे जा रहा है और उसके बाद ऐसे निकल रहा है, तो और इस तरह का है। तो उसमें क्वेश्चन में देखिए क्या बोले हैं, वो कह रहे कि सरफेस एट एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल यहाँ से 45 डिग्री है और पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा होगा कुछ p मोमेंटम से, और वो निकल रहे हैं कुछ ऐसा। खैर एरो भी दिखा रखा है, इस एरो को मत सोचिएगा, ऐसा हटा दे रहे कि ऐसे गया और फिर उससे ऐसे निकला। तो इसमें आप देखेंगे तो वो भी सेम एंगल से निकल रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है 45 डिग्री से। तो अगर इधर से इनिशियली अगर मोमेंटम देखें तो हमारा पी इनिशियल इक्वल टू पी बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोला बच्चों? क्योंकि इसका मास 50 ग्राम है। अगर मास 50 ग्राम है तो मोमेंटम कितना होगा, पहले ही निकाल देते हैं इसको, 15 × 10⁻³ और उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से करेंगे तो 0.1 kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका मोमेंटम होगा। कह रहा है कि सेम इक्वल, उसके बाद से जब इस पर स्ट्राइक कर रहा है तो उसके बाद से सेम स्पीड से जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम, ये तो इनिशियल वाला इतना है, फाइनल वाला भी कितना होगा 0.1 kg मीटर पर सेकेंड से सेम से जाएगा। लेकिन इसमें लोचा क्या है, किसी एंगल पे जा रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर इधर से जा रहा होगा तो कुछ ऐसे जा रहा होगा, पी इनिशियल का एक कंपोनेंट, ठीक, और एक कैसे जा रहा होगा,
पी इनिशियल का अलोंग द वाई एक्सिस, इसको मैं वाई बोल दूं और इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, तो एक्स एक्सिस में टुवर्ड ऐसे जा रहा है और उसमें अलोंग द वाई एक्सिस के पॉजिटिव जा रहा है। आफ्टर द स्ट्राइकिंग, जब स्ट्राइक हो जा रहा है तब उसके बाद वो कैसे जा रहे हैं, इस तरह से निकल रहे हैं। तो ये वाला चीज़ कुछ उसका नेगेटिव एक्स में जा रहा है, पी फाइनल वाला, और पी फाइनल उसका अगेन वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इन दोनों के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें मोमेंटम का चेंज क्या होगा, जीरो। अगर वाई एक्सिस की अगर बात करें तो अगर चेंज इन मोमेंटम देखिए वाई एक्सिस में, तो जितना इनिशियल फाइनल है उतना ही पी इनिशियल पी फाइनल दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन जब इसका चेंज इन मोमेंटम अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य। इन वाई एक्सिस के लिए देखिए अलोंग द वॉल इन वाई एक्सिस और अलोंग वॉल, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल और मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है, तो हो गया जीरो, शून्य हो गया। अब इन वाई एक्सिस में देखते हैं, सॉरी इन एक्स एक्सिस में देखते हैं, वाई एक्सिस में तो देख लिए हैं। तो चेंज इन मोमेंटम, तो पी इनिशियल इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव और ए फाइनल इधर जा रहा है, तो इसमें अगर चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो इसका डायरेक्शन बदल गया ना, वहाँ सेम ही डायरेक्शन में जा रहा था, तो पी फाइनल को निगेटिव में जा रहा, तो इसको माइनस पी एफ कह लीजिए। माइनस यही होता है ना चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ऑलरेडी निगेटिव है और इनिशियल तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव लगा है, तो यहाँ से दोनों का पी एफ और पी आई इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस पी लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स इंटू 0.1। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.2 kg मीटर पर सेकेंड। तो इतना आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया कि 0.2 kg मीटर पर सेकेंड ऐसा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए कि इसमें कि जितने से गया था उतने से एंगल से निकल रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस से या सरफेस उसके प्लेन से 45 डिग्री से। तो अगर अलोंग द वॉल अगर देखेंगे तो दोनों का पी इनिशियल और पी फाइनल दोनों का आपस में इक्वल है। अलोंग द एक्स एक्सिस अगर देखेंगे तो एक दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो रहा था, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर मिलेगा। तो हमसे अगर पूछा जाए अगर ए पार्ट का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल क्या होगा, तो हम यही आंसर देंगे कि वाई में तो कुछ है नहीं, एक्स में इतना है और वही चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा। लेकिन उसका बी पार्ट क्या पूछा है बच्चों, उसमें ये पूछा है कि द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉल, तो पी से जितने से गया था पी से बाहर निकल रहा है, पी से आ रहा है पी से बाहर निकल रहा है, तो उसके मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं है। यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर कि पी इनिशियल और पी फाइनल, इट विल हैव द striking, after the striking it will have it is going at 45 degree with the same velocity, so it have the same magnitude of the momentum as earlier, so change in their magnitude of the momentum, वो दो अलग अलग चीजें, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम और मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम इज द सेम, तो उसका चेंज कितना हो जाएगा, इस शून्य। तो इसका बी पार्ट का जो आंसर है तो इसका वैल्यू शून्य होगा, जीरो होगा, क्योंकि P माइनस पी इक्वल टू जीरो होगा। दोनों के चेंज इनिशियल और फाइनल के में मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो दो अलग अलग बात है, चेंज इन मोमेंटम और सिंपल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अगर देखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी बदल जाएगा। उसका क्या मतलब होता है, इम्पल्स, मतलब मान लीजिए कि कोई आपको आप अगर ऐसे ऐसे बहुत देर तक करे, तो ऐसे मारना भी क्या है, एक तरह से हम इम्पल्स ही लगा रहे हैं। तो पहले आया फिर लगा फिर ऊपर हटा, तो आने का वेलोसिटी जाने का वेलोसिटी वगैरह वगैरह कुछ ऐसा हो रहा होगा, और बहुत देर तक आप इसको ऐसे करते रहिए। आप अपलोड करते हैं जब, तो उसमें से क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है ना थोड़ी देर के बाद, ऐसे 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 बहुत देर तक करिए। तो खैर वो तो केमिकल उसका है, लेकिन खैर इम्पल्स तो आ रहा है ना, चेंज इन मोमेंटम तो हो रहा है ना। तो चेंज इन मोमेंटम होने की वजह से फिजिकल क्वांटिटी बदल गया, खाली मोमेंटम एक अनदर चीज था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये भी देखिए ऑलमोस्ट सेम वैसा ही है, कह रहा है कि लाइट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि लाइट इन अ सर्टेन केस मे बी द कंसीडर्ड एज द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। यही होता है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल को फोटॉन्स बोलते हैं। ईच फोटोन हैज द लिनियर मोमेंटम h बाई लैम्डा वेयर h इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। ये आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ से अगर थोड़ा को बता दूं कि मोमेंटम
इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपॉन एच अपॉन एम यू होता है ना, उसी की बात कर रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं कि लाइट इन सर्टेन केसेस, लाइन सर्टेन केस मे बी कंसिडर एज द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स, क्योंकि उस पर बहस है ना, या डुअल कैरेक्टर होता है, तो इसीलिए उसको सर्टेन केस बता दिया। Each photon has a linear momentum h by lambda, where h is the Planck constant, lambda is the wavelength of the light. A beam of light of wavelength lambda is incident on a plane mirror at angle of incidence theta. Calculate the change in linear momentum of a photon as the beam of reflected by the mirror. तो ठीक है, जैसा कि हम मिरर के बारे में जानते हैं क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं यहां से ऐसा, तो अच्छा इसको ऐसा, इसको आप कह सकते हैं, और फिर सेम एंगल से ऐसे निकलेगा, और उसको नॉर्मल से अगर दिखा दूं मैं, ऐसा, तो ये थीटा से आ रहा है, तो वही थीटा से भी बाहर निकल रहा है, ठीक, और उसका मोमेंटम मान लेते हैं p है, और जाने का p है, तो एग्जैक्ट वही केस हो गया जो पीछे क्वेश्चन में देखे थे। यहाँ पर ऑन द मिरर बोला है, तो मिरर का मतलब क्या हो गया बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो जितने एंगल से गया उतने एंगल से बाहर निकलेगा एट द नॉर्मल से। ये तो 10th में अपने पढ़ रखा होगा लाइट वगैरह में, अगर नहीं पढ़ रखा है, नहीं ध्यान है, तो अभी देख लीजिए क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये थीटा थीटा दोनों का है, तो फिर इस पे अगर इसका एक कंपोनेंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा। अच्छा, उस पिछले वाले केस में मैंने कॉस थीटा को नहीं देखा है क्या, ओहो, तभी आंसर उस तरह का है, पी इनिशियल और पी फाइनल है, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर डेल्टा पी का जो वैल्यू है, तो केवल पी का मैग्नीट्यूड निकाल कर छोड़ दिया। यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि इसका कॉस, मतलब वॉट एवर द पी फाइनल होगा, इसका कॉस थीटा भी होगा और यहाँ भी कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से डेल्टा पी का जो वैल्यू होगा, यहाँ से 2p इंटू, मतलब हर जगह कॉस थीटा के वैल्यू उसमें साथ में आएगा, तो यहाँ पर एक कॉस थीटा का वैल्यू और साथ में आप ऐसा ले सकते हैं। तो फाइनल जो इसका आंसर होगा यहाँ से कि 0.2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का रेडीमेड वैल्यू हो जाएगा 0.707। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1414 होगा, 1414, तो 0.14 kg मीटर पर सेकेंड ऐसा होएगा। तो ठीक है, अच्छा हुआ कि ये आपको यहाँ पर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन में मिल गया। तो आप वैसे भी याद रखिएगा, मैं इसके लिए हैशटैग ऐसा लिख देता हूँ कि जब भी चेंज इन मोमेंटम के लिए अगर पूछे इस तरह का सिचुएशन हो, तो 2p इंटू कॉस थीटा होता है, या माइनस में लगा लीजिए ऐसा कि अगर उसके इस डायरेक्शन से आ रहा तो 2p इंटू कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर p से वो हुआ क्या कि यहाँ पर जैसे p का वैल्यू ऑलरेडी इनिशियल और फाइनल को कैलकुलेट कर लिया, तो मुझे लगा कि बस इनिशियल फाइनल ही है, लेकिन इसका कंपोनेंट तो इधर मिलेगा ना, अगर इस साइड में जा रहा था तो p कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर p इनिशियल p फाइनल के लिए भी इसमें साइन थीटा होगा और यहाँ से साइन थीटा होगा, तो दो मैग्नीट्यूड वाइज है, तो तब भी जीरो थे, अब भी जीरो है, तो यहाँ पर इसके साथ साइन थीटा ऐसा है, ये इसमें लगा हुआ ये चीज़। तो कॉस थीटा का इन दोनों से वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अच्छा, इसकी बात अभी कर रहे थे, तो p अगर थीटा से जा रहा होगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट p कॉस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट इक्वल टू p साइन थीटा होगा, ठीक। अब अगर इधर से जा रहा होगा ऐसा, तो इस डायरेक्शन में होगा p कॉस थीटा और यहाँ से p साइन थीटा। तो फिर से इन y एक्सिस में अगर बोले, इन y एक्सिस की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इक्वल टू इस p साइन थीटा माइनस p साइन थीटा, तो इसका वैल्यू तो जीरो हो गया इन y एक्सिस में। x एक्सिस के लिए अभी जैसा बताया कि चेंज इन मोमेंटम, इस चेंज इन मोमेंटम इन x के लिए, तो इसमें देखिए फिर से उसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस p कॉस थीटा माइनस ऑफ p कॉस थीटा अगेन, तो इतना ही आ रहा है ना, -2p
कॉस थीटा, ये चीज़। तो इसका अगर चेंज इन मोमेंटम अगर लिखें, अगर लैम्डा पी का वैल्यू h बाई लैम्डा है तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा इन एक्स एक्सिस में इज आवर 2p कॉस थीटा, तो h बाई लैम्डा इंटू कॉस थीटा। निगेटिव साइन ये दिखा रहा है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है तो नेगेटिव का उसका मतलब है नहीं। कैलकुलेट द चेंज इन द लिनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन एज द बीम इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। तो उस वाले में एक एरर था बच्चों यहाँ पर, उसको यहाँ पर ये भी थीटा से 45 डिग्री से निकल रहा है, तो 2p cos 45 इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर ये भी यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से फाइनली 2h बाई लैम्डा 2p बाई कॉस थीटा, तो p का वैल्यू कितना है h बाई लैम्डा, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया कि सर्टेन एंगल से अगर दोनों से अगर आ रहा होगा इंसिडेंस सेम एंगल अगर है प्लेन के सरफेस से, तो आप यहाँ से ऐसा कह सकते हैं। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि ब्लॉक एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स 229 figure part start moving in along the x and y axis respectively with the equal speed of 10 meter per second. Block at rest explode into the 3 equal parts. ठीक है, फिगर वहाँ पर कुछ दे रहे हैं एंड स्टार्ट मूविंग x and y axis respectively fragments of the equal speed of 10 meter per second. Find initial velocity of the third part. तो देखिए बच्चों, इस तरह का भी बताया था कि इसमें क्या था कि अगर x एक्सिस में अगर उधर से है और y एक्सिस में इधर से है एक जा रहा, मतलब कि मान लीजिए कि 3 इक्वल पार्ट्स में एक्सप्लोड हो रहा है, तो 3m इक्वल टू u का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से एक x एक्सिस में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, एक y एक्सिस में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ऐसा, वो भी इसका मास m है। तो थर्ड वाला किधर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट अभी पीछे बताया था। तो अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो 0 होगा, तो इस पर वेक्टर से दिखा देता हूँ, ये 0 हो जाएगा। इसका m इंटू 10, इसका मास कुछ गिवन है क्या, अच्छा नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों, m अगर है, उसका मास अगर लेट कर लेते हैं कि 3m है, एक m से इधर गया, एक m से इधर गया, और m इधर से जा रहा होगा, पता नहीं हमें कि किधर है, इधर ही क्यों, अभी उसको भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो p फाइनल जब होगा तो p फाइनल में इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 10m, और इसका भी हो जाएगा 10m, लेकिन इसमें x एक्सिस में है तो इसमें क्या लिख सकते हैं 10mi, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 10mj, और थर्ड वाले का हमें पता करना है क्या, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो उससे निकला है, तो उसका m इंटू v, पता नहीं उसका, तो हमें ये चाहिए, मतलब वेलोसिटी वेक्टर कर देते हैं ऐसा। तो m से तो गया ऐसा, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से v इक्वल टू -10i -10j, तो दोनों माइनस है, तो इसका लोकेशन कहाँ होगा बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ही चलेगा क्या, देखिए इसीलिए इसको इधर भेजा था, तो -10i -10j। और जहाँ तक इसके मैग्नीट्यूड की बात है तो यहाँ पर बोल सकते हैं 10√2, क्यों ऐसा कि अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ही होगा ना, -10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड ऐसा आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ऐसा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या हुआ कि अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के थे तो इस तरह से ऐसा होगा। तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि 2 fat astronauts each of mass 120 kg are the traveling at a closed spaceship moving at a speed of 15 km per second in the outer space is far removed from the all other material goods object. The total mass of the spaceship and its the contents nab is the including the astronauts is 660 kg। वो थोड़ा कुछ लिखने में गड़बड़ी है, मतलब उन तीनों को कह रहा है कि टोटल मास ऑफ द पर्सन स्पेसशिप और जो उसमें है तो उनका 660 kg है। इफ द एस्ट्रोनॉट्स डू स्लिमिंग एक्सरसाइज एंड देयर बाई रिड्यूस देयर द मासेस टू 90 kg ईच, पहले कितने के थे 120 से और 90 kg होना चाहते हैं, विथ व्हाट वेलोसिटी विल द स्पेसशिप मूव।
तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे इसमें बोला है कि एक एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप है और वो क्या बोला है कि ऑल ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग से एकदम आउटर बाहर चला जा रहा है, ऑल अदर मटेरियल गुड गॉड ऑब्जेक्ट गुड्स ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए। तो उससे वो बाहर की तरफ है, मतलब उसके कहने का मतलब कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं है, ग्रेविटी के वो पहुंच से बहुत दूर चला गया है, मतलब कोई उसमें अट्रैक्शन नहीं हो रहा और कहीं भी कुछ ऑब्जेक्ट होगा डेब्रिस वगैरह तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये सब किधर है? स्पेसशिप, मतलब कि कुछ उनका स्पेसशिप ऐसा ही होगा, इस तरह से ऐसा जा रहे हैं दो, इस तरह का है और वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं, 15 किलोमीटर पर सेकेंड इज़ वेरी ह्यूज स्पीड। आपको पता है अगर आपको कुछ 10√2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर फेंका जाए तो वापस धरती पे नहीं आते हैं, तो 15 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, तो बहुत ह्यूज स्पीड है, तो उससे ज़्यादा ही है थोड़ा बल्कि, तो ये वापस नहीं आएंगे और वो चलते चले जाएंगे। अच्छा अब देखिए कि हो क्या रहा है कि ये 120 kg के तो ओरिजिनल हैं, 120 kg के ओरिजिनल है और इसका मास दोनों के साथ 660 kg है। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या कर रहा है कि आपका 120 kg के हैं और वो अगर मान लीजिए कुछ वेट रिड्यूस भी कर गए तो 30 kg इधर ही पड़ा हुआ है, 30 kg इधर ही होगा, स्पेसशिप से है तो बाहर तो निकलेगा नहीं, जैसे ही खोलेंगे तो उसमें वो लोग भी कहीं और चले जाएंगे, तो 90 kg के होंगे। तो जो भी मास रिड्यूस हो रहा है वो विथ इन द कैप्सूल, मतलब विथ इन द स्पेसशिप ही हो रहा है ना, तो इसके चलते मास में तो कोई चेंज नहीं होगा। 660 kg अगर पहले है वो अभी होगा उसका टोटल मास उसका। अच्छा वो 15 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है तो अब भी जा रहा है, बाद में भी जा रहा है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है, ये सब एक्सरसाइज वगैरह करने का इंटरनल हो रहा है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम जो उनका पहले था अब भी होगा। मास में कोई चेंज हो रहा है क्या? नो, कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको रिड्यूस कर रहे हैं अपना मास 120 kg से 90 kg, तो विथ इन द कैप्सूल या विथ इन द स्पेसशिप ही होगा ना, कुछ भी होगा, क्योंकि बाहर तो कुछ जाना नहीं है। अगर बाहर कुछ नहीं जा रहा तो कोई मास में चेंज नहीं होगा, तो जो पहले 660 kg था वो अभी भी है, तो इसीलिए इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी है 660 kg में नो चेंज। तो मोमेंटम जो इनिशियल होगा उनका, एक बस लिखने के लिए 660 इंटू 15 किलोमीटर पर सेकेंड, तो फाइनल भी कितना होगा बच्चों? इतना ही होगा फाइनल वाला भी, यहाँ से तो उसका सेम वेलोसिटी से जाएगा। तो कह रहा कि विद व्हाट वेलोसिटी विल स्पेसशिप मूव, कहेंगे हैविंग द सेम वेलोसिटी विल हैव टू मूव बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग on it and all of the things is doing the internal type internally, so that is why इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि ड्यूरिंग द हैवी रेन एट द हेलस्टोन इज द एवरेज साइज 1 सेंटीमीटर in a diameter fall with an the average speed of 20 meter per second. Suppose 2000 hailstones strike every square meter of 10 by 10 meter roof perpendicularly in 1 second. Assume that the hailstone do not rebound, मतलब वो पड़ता है और नीचे की तरफ फैल जाता है, ऐसा मतलब बारिश की बूंदें ऐसे आ रही होंगी, ऐसे ऐसा ऐसा, और यहाँ पर ऐसे स्प्रेड कर जा रहा है, मतलब रेज नहीं कर रहा है। डू नॉट रिबाउंड, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाई द फॉलिंग हेलस्टोन ऑन द रूफ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द हेलस्टोन इज द 900 kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए उस पर क्या हो रहा है कि जब इस पे पड़ रहा होगा ऐसा, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम लेकर आ रहा होगा एक हेलस्टोन, क्योंकि पास कुछ तो वेलोसिटी होगा ना, इसका सपोज मास m है और v वेलोसिटी है, तो आ रहा होगा और फाइनली जीरो, इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तो चेंज इन मोमेंटम कुछ होगा, तो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है तो उसके चलते क्या होगा, इंपल्स लग रहा होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि F डेल्टा टी इक्वल टू यही होता है चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हमें इसका कर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, एवरेज फोर्स उस पर कितना लगा रहा होगा, तो यहाँ से हम इसका देखें कि चेंज इन मोमेंटम ही कितना हो रहा होगा। अभी वो कितने हैं हेलस्टोन्स, 2000 है और 1 सेकेंड में गिर रहे हैं, और कितने कहाँ पर गिर रहे हैं, अच्छा उसमें भी बोल रहे हैं कि 2000 हेलस्टोन स्ट्राइक एवरी स्क्वायर मीटर, मतलब कि टोटल अगर नंबर अगर देखा जाए, टोटल नंबर ऑफ हेलस्टोन
इज 2000 इंटू 100। क्यों ऐसा कि एक स्क्वायर मीटर में कितना गिर रहा है 2000, तो 10/10 का रूफ अगर होगा तो कितना होगा 100 स्क्वायर मीटर, तो यानी कि टोटल हेलस्टोन कितना होंगे 2 लाख हेलस्टोन होंगे। अच्छा, अब इसके बाद देखिए कि एक का एवरेज स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो अब उसका एक के पास मोमेंटा कितना होगा, या सिंपल मोमेंटम अगर एक कहें तो मास इंटू वेलोसिटी एक के लिए, तो मास कितना होगा एक का 4/3, क्योंकि उसका कुछ रेडियस दे रखा है, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो 4/3 1/2 इंटू 10⁻³ ऐसा क्यों किया, क्योंकि डायमीटर है 1 सेंटीमीटर है तो 1/2, और सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया, पावर 3 ऐसा। वॉल्यूम डेंसिटी कितना है बच्चों उसका गिवन है हेलस्टोन का इज 900 kg पर मीटर क्यूब, तो ये 900 हो गया। तो एक का ये जो मास का जो वैल्यू है ये आया, तो किया कि यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी 900 और वॉल्यूम इतना था, और एक का वेलोसिटी कितना था 20, तो इतना हो गया। तो एक हेलस्टॉर्म के पास इतना मोमेंटम है, तो 2 लाख के पास कितना होगा यूनिटरी मेथड, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, सेम थिंग के साथ, तो कुछ थोड़ा इनको रिड्यूस कर लिया जाए क्या, तो ऐसा चलो थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। तो 4/3 पाई है, चाहो तो यहाँ से क्यूब वाले पार्ट को 1/8 लिख लीजिए, इंटू 10⁻⁻6 900 इंटू 20 इंटू 5 zeros, ऐसा होगा क्या। तो 10⁻⁻6 तो भर के है, तो 5 तो यहाँ से गए और एक जीरो के लिए यहाँ से उड़ा दीजिए, ठीक है। और दो स्ट्रीम में ऐसे 4 इंटू 2 है तो 8 चला गया, ऐसा हो गया। तो बचा क्या बच्चों आपके पास 3 इंटू 300, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 600, और इधर से पाई है। तो टोटल मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम आप कह लीजिए, क्योंकि फाइनली तो जाकर जीरो ही होना है यहाँ पर, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया 600 पाई ऐसा। अच्छा, जो फोर्स की बात है तो यहाँ पर एक काम कितने में हो रहा है पर सेकेंड, ये जितने भी हो रहा है इन 1 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड। तो हम फोर्स के इक्वल टू अगर करेंगे तो डेल्टा पी ही होगा, क्योंकि अपॉन 1 करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 600 पाई, और 600 पाई का वैल्यू 3.14 है, 3.14 इंटू 6 करेंगे तो 1884, 18.84, तो यहाँ से 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1884 ऐसा आ जाएगा न्यूटन। तो इसको आप जब लिखेंगे ऐसा कुछ वे भी इक्वलिटी में, तो 900 न्यूटन कुछ आपका मिलेगा। तो ये बात आपको समझ में आया क्या कि इसका एक का मोमेंटम कितना था तो इतना था, और टोटल हेलस्टोन कितने थे 2 लाख थे, तो वहाँ से टोटल एक मोमेंटम लेकर आया। चेंज इन मोमेंटम देखें, क्योंकि इनिशियली जो था उसका यहाँ पर जब एवरेज वेलोसिटी दे रखा है, अब किस हाइट पर है हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। व्हेन मोमेंट जब स्ट्राइक कर रहा होगा उसके पास 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था, तो एवरेज वेलोसिटी इतना हो गया, और जब आया तो उस पर रिबाउंड ही नहीं किया, मतलब स्प्रेड कर गया। तो वर्टिकली हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली मूव करे, तो उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हम एक ही तरफ कंजर्व करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से कोई मतलब नहीं और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से आकर वो रिबाउंड नहीं कर रहा है, तो उसके बाद स्प्रेड कर जा रहा है, तो उसका जो भी इन वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम है शून्य हो जाएगा। और इस हिसाब से देखें तो चेंज इन मोमेंटम हमें इतना मिलेगा कि चेंज इन मोमेंटम जो होगा तो उसको जो रूफ है छत है वो उसको आपको कितना फोर्स लगाया होगा, दैट इज वाई। तो चेंज इन मोमेंटम देख लिए यहाँ से, तो इतना निकल कर आया, ठीक। तो इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड द बॉल रिबाउंड ऑन द सेम हाइट एंड अगेन फॉल्स, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम ऑफ इंटरवल। देखिए हो क्या रहा है कि इसमें मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक सर्टेन हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, सेव कर लीजिए एच, और एक कोलिजन कैसा हो रहा है इसमें इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में तो आपको पता ही है, जैसे बहुत बार डिस्कस किया, जिस वेलोसिटी से आएगा उसी वेलोसिटी से जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, तो ऐसा लॉन्ग टाइम में होते जा रहा है।
तो उसका बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास है, अगर लॉन्ग टाइम में देखेंगे, अभी मान लीजिए कि इससे अगर टकरा रहा होगा, अगर बॉल की पूछा जाए तो सेंटर ऑफ मास वहीं होगा और जहाँ से टकरा रहा होगा उसका यहीं यहाँ पर होगा। तो जब वो बार बार ऐसा टकरा रहा है जा रहा है, टकरा रहा है जा रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास लॉन्ग टाइम में आप देखेंगे तो कुछ यहीं पर आएगा। जैसे जो भी धरती है समथिंग है, तो खैर बहुत दूर बना दिया, मतलब बहुत बीच में बना दिया, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास इन दोनों सिस्टम के लिए कितना होगा, बॉल का मास और धरती कंपेयर में बिल्कुल यहीं पर होगा, या धरती पर ही होगा, मतलब बहुत माइक्रो भी भूल जाइए, कुछ 10⁻⁻25 ऑर्डर का, क्योंकि मास ही अर्थ का कितना है, 10⁻24 ऑर्डर का होता है, 6 × 10⁻24। जब वहाँ से उसको आप डिवाइड करेंगे तो आप सोच लीजिए कि कितना कम आएगा। तो कुछ इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास में तो कोई चेंजेज हो नहीं रहा है, चाहे कितना भी कोलिजन हो रहा है हो, मतलब इसलिए कहा कि लॉन्ग टाइम में वो बार बार टकराने के बाद, कि एक बार हुआ तो मान लीजिए कुछ गया, फिर आया तो उसमें समझ में नहीं आया, लेकिन सेंटर ऑफ मास अगर लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो हमें वहीं का वहीं मिलेगा। तो इसके चलते तो वो कह रहा कि फाइंड एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर। तो एक बार जब आ रहा होगा तो फोर्स कितना लगा रहा होगा वो, अगर मान लीजिए कि अगर h हाइट से आया अभी, तो आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं ना कि उस पर किस वेलोसिटी से जा रहा होगा, √2gh से जा रहा होगा, आ रहा होगा, और उसका मास कितना है, तो इतना है इसमें। तो चेंज इन मोमेंटम भी देख रहेंगे तो आपका वहाँ से m × √gh, तो चेंज इन मोमेंटम भी देखेंगे तो √2gh होगा। और वो जो टाइम का भी अगर हम बात करें f∆t, तो फिर उस टाइम को अगर g के फंक्शन में डिवाइड करेंगे तो कुछ उसी फॉर्मेट में बनेगा √2gh/a, मतलब वो आपको दिखाया था ना, t = कितना था, √h/g ऐसा, और इसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2 ऐसे। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो वो कुछ कैंसिल होकर आपको mg ही मिलेगा इसमें। तो जब आने जाने और तो मतलब लॉन्ग टाइम में, मतलब सिंपल बात इतना ही है कि वो अगर आप ऐसे समझिए, आप चाहे तो एनालिटिकल भी जाकर अपना ट्रीटमेंट देख सकते हैं कि मोमेंटम में इतना कितना हो रहा होगा, mg एक बार आ रहा होगा, जा रहा होगा तो कितना होगा, mgh। तो लेकिन वो हमसे पूछा कि फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम ऑफ इंटरवल। तो ड्यूरिंग द लॉन्ग टाइम ऑफ इंटरवल में उसका सेंटर ऑफ मास तो एज इट इज होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा होगा, तो एक ही फोर्स लग रहा है। वो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी के चलते कौन लगा रहा है, बॉल लगा रहा है। किस पे लगा रहा है, आपके जहां पर फ्लोर है उस पे लगा रहा है, तो फ्लोर भी उतना ही लगाएगा। तो खैर हमसे खाली पूछा बाय बॉल ऑन द फ्लोर, तो इसमें सिंपल इसका आंसर mg हो जाएगा लॉन्ग टाइम पे। ठीक है, तो इसको आप जाकर ऐसा देख समझ सकते हैं। ठीक, और ये वाला अभी भी ऑन है, ऐसा नहीं कि इसमें गड़बड़ी कुछ था। तो P इनिशियल या चेंज इन मोमेंटम आप ऐसा कर सकते हैं, और टाइम इतना हुआ, तो जो F एवरेज बोलता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, वो 2 अपने आप वो गायब होगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि 0 + F/2 आ जाता है। तो अब फोर्स को जब भी वो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है वो कैंसिल निकल कर चला जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम में उसका जो उसे फोर्स लगेगा mg होगा, क्यों, क्योंकि उसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा लॉन्ग टाइम में, दैट इज वाई। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि रेल बोर्ड कार ऑफ द मास m इज अ रेस्ट फ्रिक्शनलेस रेल व्हेन द मैन ऑफ द मास स्टार्ट मूविंग ऑन द कार टुवर्ड द इंजन। इफ द कार रिकॉइल्ड विद द स्पीड v बैकवर्ड ऑन द रेल, विथ व्हाट वेलोसिटी द मैन अप्रोचिंग द इंजन। तो मान लीजिए कि कुछ इस तरह से रेल है, छुक 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 करते हुए इस तरह से आगे की तरफ जा रहा है, इस तरह का पहिया है ऐसा। तो कह रहा है कि रेल बोर्ड कार ऑफ मास m इज एट रेस्ट, तो इसका मास आपका m गिवन ही है और इनिशियल स्पीड 0 है। ऑन द फ्रिक्शनलेस रेल व्हेन द मैन मास m स्टार्ट मूविंग ऑन द कार टुवर्ड द इंजन, जब वो चलना स्टार्ट किया तब तो रेस्ट में था। ठीक, इफ द कार रिकॉइल विद स्पीड वेलोसिटी v बैकवर्ड, ऑलरेडी बोल रखा है कि इसका वेलोसिटी v है on the rail, with what velocity the man approaching the engine। तो ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जब वो चल रहा है तो उसी के ऊपर वो भी है, तो m + m, मतलब इस पे जो क्रॉल कर रहा होगा या जैसे भी वॉक कर रहा है ऐसा, तो इनिशियली 0 है, फाइनली वो रिकॉइल कर रहा है m + m से v की तरफ, पीछे की तरफ, तो नेगेटिव v ऐसे ही ले लेते हैं इसका। ठीक,
प्लस वो आगे की तरफ जा रहा होगा या कैसे जा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो यहाँ से कर लेते हैं वी डैश, किसका, मैन का जब चल रहा होगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो एम प्लस एम इंटू वी हो जाएगा इक्वल टू एम इंटू वी डैश, ऐसा। तो वी डैश का वैल्यू कितना होगा, ये समझ में आया ना बच्चों, कि ये जो एम वेलोसिटी से जा रहा होगा, कुछ वी वेलोसिटी से, वी प्राइम मैंने बोल दिया उसको, उससे जा रहा होगा। मोमेंटम इनिशियली दोनों का रेस्ट में है, जब वो जा रहे हैं तो क्वेश्चन में मेंशन है कि वी वेलोसिटी से पीछे की तरफ आया होगा। तो अभी तो जो मैन है वो जो चल रहा होगा, वॉक कर रहा होगा, तो रेल रोड पर ही, तो टोटल वेलोसिटी कितना होगा, एम प्लस, टोटल मास कितना होगा, एम प्लस एम, पहले भी इतना था अभी भी इतना है, तो एम प्लस एम और माइनस वी से पीछे की तरफ आ रहा है इक्वल टू सॉरी प्लस, और उसका अपना मोमेंटम जितना इंपार्ट कर रहा होगा एम वी डैश। तो जब यहाँ से वी डैश का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो m बाई एम इंटू वी, तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो कैपिटल M बाई स्मॉल m प्लस 1 इंटू वी डैश, ऐसा मिलेगा। ये बात समझ में आया, ठीक। तो ये सिंपल था, तो इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है गन इज द माउंटेड ऑन द रेल बोट कार of mass m of the car, the gun is the cell and the operator is 50 m, where m is the mass of the one cell. If the velocity of the cell with respect to the gun in its the state before firing is 200 meter per second. ठीक, तो कह रहा what is the recoil speed of the car after the second shot. फिर से एक बार देखते हैं, कह रहा कि gun is mounted on the railboat car. तो एक कुछ ऐसा है और यहाँ से हॉरिजेंटली फायर कर रहा है, और इनका मास कितना है बच्चों, 50 m, ऐसा। द वेलोसिटी ऑफ सेल विथ रिस्पेक्ट टू द गन, अच्छा गन से ही इसका 200 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि जो फायर हुआ होगा गन से हम देख रहे हैं। तो ये बात को नोटिस करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और उसका सेल मास हो रहा है m और स्पीड u से इनिशियली। तो पहले अगर देखें सेकेंड शॉट में, तो पहली बार जब वो मारा होगा, मतलब फायर जब वो पहली बार किया होगा, तो इनिशियल उसका मोमेंटम तो 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट पर है, क्वेश्चन में ही मेंशन है। और मोमेंटम कंजर्व क्यों होगा बच्चों, फिर से अगेन वही सोचिए कि जब वो करने से पहले ग्रेविटी लग भी रहा है तो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी नहीं है, सो दैट इज वाई मोमेंटम विल कंजर्व। सो हियर 50 इंटू जीरो कर, 50 m इंटू जीरो कर लीजिए तो ज़्यादा आपको सेंस बनाएगा। मास इंटू यू, आगे की तरफ सपोज किए, इसका मोमेंटम किसका, सेल का, या जो शॉट है उसका। यू वेलोसिटी यहाँ पर लिख लेते हैं कि बाद में लेने में आसानी हो, 2 मीटर पर सेकंड से कर रहे हैं, तो m इंटू यू वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। अब बचा कितने आपके पास, 49 v1 कह लेते हैं, ये आफ्टर फर्स्ट शॉट के बाद उसका रिकॉइल वेलोसिटी आई और v1 किसका, तो आप देखिए वहां से निगेटिव आएगा, तो v1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, m इंटू यू अपॉन 49 m ऑफ कोर्स, इस m विल गॉन यहाँ से हो जाएगा, तो 49 m, तो यहाँ से कितना आ गया विथ नेगेटिव u अपॉन 49, ऐसा। अब देखिए मजा दूसरे वाले केस में है कि व्हेन सेकेंड शॉट जब होगा तो ऑलरेडी इसके पास कितना है, वेलोसिटी v1 है पीछे की तरफ और वो आगे से जाएगा, मतलब कि अगेन वो जब करेगा, मतलब इस केस में अगर इन सेकेंड केस, इन सेकेंड शॉट जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो उस केस में इसका 49 m इंटू माइनस यू बाई 49 यही होगा। इनिशियल मोमेंटम तो पीछे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर वो शॉट फायर करेगा तो उसमें उसका वेलोसिटी कितना बचेगा, 48 m। जब वो शॉट फायर हो गया तो उसके पास 2 शॉट निकल गए, तो मास कितना बचा, 48 m, और इसका वेलोसिटी v2। अब देखिए यहाँ पर है कमाल की बात, सेकंड मतलब कि ये तो पीछे की तरफ आ रहा होगा, आगे जा रहा होगा पता नहीं, जैसे भी जा रहा होगा पीछे ही जाएगा। तो हमें जो निकालना है कि उसका जब वो फायर कर रहा होगा तो जो ग्राउंड से हम वॉच कर रहे होंगे तो उसको कितने से दिखेगा, कि 200 मीटर तो पर सेकेंड है, लेकिन वो किसके विथ रिस्पेक्ट टू में है, एक गन जो सेल है रेल बोर्ड के विथ रिस्पेक्ट टू में है, लेकिन ये तो पीछे की ऑलरेडी पहले ही जा रहा है,
कितने से, u/49 से, वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो आगे तो जा मतलब कि एक्चुअल में कितना होगा, तो हम इसको माइनस करना पड़ेगा उसका, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट उसमें दे रखा है, तो m इंटू u माइनस u/49। ये बात आपको समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया तब इस क्वेश्चन का मजा है। क्या हो रहा होगा कि अगर आपने फायर किया 200 मीटर पर सेकंड से, u से फायर किए हुए, लेकिन पहले केस में था कि वो रेस्ट में था, तो आपको जाते हुए वैसा ही दिखाई देगा 200 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि दोनों रेस्ट में था। वंस फर्स्ट शॉट इज फायर्ड, सो रेल रोड इज हैविंग सम रिकॉइल स्पीड u/49, वो पीछे जाएगा। जब सेकंड शॉट वो करने जाएगा तो इस पर 200 से नहीं दिखाई देगा, वो कितने से दिखाई देगा बच्चों, u माइनस u/49, क्योंकि वो 200 से जा रहा होगा तो कुछ तो पीछे जाएगा ना, तो फिर आपको कम करते हुए दिखाएगा। चाहे तो आप रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, उससे भी आपको उतना ही मिलकर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसको अगर सॉल्व करा जाए तो 49 mm की तो मुँह माया से उसको दूर कर ले, तो यहाँ से कितना बचा, माइनस u, ऐसा, ठीक। और यहाँ से कितना हो जाएगा 48 v2, और u माइनस 49, u1 माइनस 1/49 कितना हो जाएगा 48 u, तो यहाँ से 48/49 u, ऐसा। तो अब इसको इधर लेकर आइए तो आपको आंसर मिलेगा। तो इसको चाहे तो 48 को इधर कर लीजिए, तो माइनस u/48 बचा यहाँ से, ये वाला, और यहाँ से u/49, मतलब ऐसा कुछ बचेगा ना, v2 प्लस u/49। तो v2 का वैल्यू जब लिखेंगे इस इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा, माइनस u कॉमन ले लीजिए, 1/48 प्लस 1/49, ऐसा। तो ये आपका v2 का वैल्यू होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि पीछे की तरफ जा रहा है, तो v2 को अगर और सजा कर लिखा जाए यहाँ से, तो u का वैल्यू 200 और 1/49 प्लस 1/48, ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो। ये बात आपको समझ में आया क्या? तो यहाँ पर शुद्ध कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और वो जो विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड जो था, तो उसका अपना मजा था कि वेलोसिटी ऑफ द विथ रिस्पेक्ट टू द सेल। ठीक, तो आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि 2 persons ईच ऑफ द मास m आर द स्टैंडिंग एट द टू एक्सट्रीम ऑफ द रेल रोड कार ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन द स्मूथ ट्रैक। ठीक है, द पर्सन लेफ्ट जंप ऑन द लेफ्ट विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड u विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार बिफोर द जंप। सो अगेन कीप इन माइंड दिस वर्ड u with respect to the state of the car of before the jump. Thereafter the other person jump to the right again with the same horizontal speed u with respect to the state of the car before his jump. Persons have the ठीक है, find the velocity of the car after the both jump off. तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या करें कि 2 person of the mass standing on the extreme rail board है, ऐसा रेल बोर्ड है और कुछ इस तरह का है। तो पहला पर्सन है ऐसे कुछ u स्पीड से राइट के साइड में हो रहा है, और ये वाला है कुछ लेफ्ट के साइड में ऐसा हो रहा है, सॉरी राइट के डायरेक्शन में हो रहा है और लेफ्ट के डायरेक्शन में ऐसा जा रहे हैं। और उन दोनों का मास कितना है बच्चों, ऑफ मास m ऑन द पर्सन ऑन द लेफ्ट, 2 पर्सन, हाँ ईच ऑफ द मास m है, ये यहाँ से मास उसका m है और रेल बोर्ड का मास m है। तो इनका मास m है और इनका भी मास m है और रेल बोर्ड का m है। तो देखिए फिर से अगर हम सोचें कि अच्छा मोमेंटम अगर कंजर्व होगा तो क्यों होगा, क्वेश्चन तो ये है ना कि मोमेंटम कंजर्व क्यों होगा। तो मोमेंटम कंजर्व होने के लिए हमें फिर से देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स कोई तो नहीं लग रहा है। तो पहले तो चुपचाप रेस्ट पे है, तो एक्सटर्नल तो कोई लग नहीं रहा है, रेस्ट में है। इसके चलते भाई फोर्स वगैरह कुछ लगेगा तब तो मोशन में होंगे, क्वेश्चन में ही मेंशन है कि रेस्ट में है। तो बिफोर द जंपिंग ऑफ ऐसा अगर कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह का नहीं है। एक बार वो जंप कर रहे होंगे आगे की तरफ, तो अगर मान लीजिए अगर आप जंप करते भी हैं तो आप फोर्स मतलब पैर से पीछे की तरफ अगर लगा रहे होंगे तो इंटरनल उसमें आएगा, तो उसके चलते कोई एक्सटर्नल नहीं है। तो इसीलिए इसका सेंटर ऑफ मास वॉन्ट बी चेंज, सो दैट इज वाई देयर मोमेंटम विल कंजर्व। सो इन द फर्स्ट केस इसका मोमेंटम इन दोनों के पास अगर मान लें कि m है और दोनों मास थे 2m,
तो ये तो 0 हो गए P इनिशियल, और P फाइनल की बात करें तो अब क्या होगा, अगर M U से जा रहा है, ऑलरेडी वो बोल रखा है कि इधर मान रहे, तो इधर को हम नेगेटिव लेंगे और इधर को हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा करना पड़ रहा है। तो रेल बोर्ड अब आगे की तरफ जाएगा, तो कितना होगा, अब बचा कितने दोनों, M प्लस एम इंटू V1 कह लेते हैं, पहली बार जंप कर रहा होगा तो उस केस में अगर देखेंगे तो V1 का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, या चलो यहीं लिख देता हूँ, ये तो 0 है भाई साहब पूरे, तो ये V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, MU अपॉन M प्लस स्मॉल m, यही होगा। ठीक, तो अब रेल बोर्ड चल पड़ा किससे, दिस वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से। तो केस 1 में ऐसा हुआ, तो इसको लिख लीजिएगा केस 1। जब केस 2 में जब होगा कि जब दूसरा पर्सन भी जंप ऑफ कर रहा होगा राइट डायरेक्शन में, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो आइए उसको पता कर लेते हैं। तो उस केस में हाँ, इनिशियली अगर देखा जाए, इसको क्या हो गया, ठीक है अभी सही है, हाँ थोड़ा कुछ बढ़ गया था, हाँ ऐसा, तो उसको ये कह रहे हैं कि हाँ सेकेंड केस में तो आगे की तरफ चल ही रहा है, तो उसमें मोमेंटम दोनों का कितना हो जाएगा, m प्लस एम इंटू V1, तो V1 के जगह पर क्या, चलो पहले नोटेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, V1 इक्वल टू, अब वो भी जंप कर जाएगा तो m इंटू V2, मतलब कि आफ्टर द इस जंप होने के बाद वो यही पूछा है ना कि जब बोथ अब जंप कर जाए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार या रेल बोर्ड, प्लस स्मॉल m, यहाँ पर फिर चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अब U से वो भाग कूदा है और रेल बोर्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू दोनों का ऐड हो जाएगा U प्लस V1। ये चीज़ समझ में आया, अगर नहीं तो वो अलग अलग दिख रहा होगा, उससे कन्फ्यूजन मत रखिएगा, वहाँ जगह कम था इसीलिए ऐसा कर दिया, प्लस ऐसा स्मॉल m, इनिशियल मोमेंटम इधर से जा रहा था, जंप करने के बाद V2 वेलोसिटी कुछ होगा, भगवान जाने क्या होगा, उसको लेकर आएंगे अभी। और जब वो जंप कर रहा होगा तो केवल U वेलोसिटी से तो नहीं है, U वेलोसिटी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू रेल बोर्ड बोला है, तो जब बाहर से हम देखेंगे ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी ये गेन कर लिया होगा, वो वेलोसिटी कितना है, V1 है, तो U प्लस V1 होगा। तो इस क्वेश्चन में भी यही आपको सोचना था, उन दोनों क्वेश्चन का यही था करने के लिए। तब हम अपना वेलोसिटी फटाफट पुट कर लें और हमारा आंसर घर आ जाएगा। तो जब इसको आप पुट करेंगे तो यहाँ से m प्लस स्मॉल m, V1 के जगह पे इतना MU अपॉन दिस थिंग, सो MU अपॉन m प्लस m, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, MU बचा, और यहाँ से m टाइम्स इंटू V2 प्लस m U प्लस इसका वैल्यू MU अपॉन m प्लस m, MU अपॉन m अपॉन कैपिटल M, ऐसा। ठीक है, तो जब इसको अगर आप लेट्स मल्टीप्लाई अंदर की तरफ आप करेंगे तो कितना होगा, MU M V2 प्लस M इंटू U M स्क्वायर U अपॉन M प्लस स्मॉल m, ऐसा। तो देखिए MU MU ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अगर उसका वैल्यू, अगर V2 का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, तो V2 इक्वल टू, उसको माइनस में कर लीजिए, M स्क्वायर U अपॉन m प्लस m, इधर इस साइड में आएगा तो, और ये वाला जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में कर दीजिए m। तो नेगेटिव साइन है क्या इंडिकेट कर रहा है, एक बार वो कूदा तो इधर की तरफ जाएगा, दूसरी बार कूदा तो फिर पीछे की तरफ जाएगा, तो ये होगा बच्चों। तो ये बात समझ में आया आपको, केस 1 में क्या हुआ और केस 2 में, मतलब केस 1 ये था जब ये जंप कर रहा था, और केस 2 के लिए यहाँ मोमेंटम कंजर्व करा दे रहा हूँ। और V2 वेलोसिटी क्या है उस रेल बोर्ड का आफ्टर द सेकेंड वन जंप कर रहा है, तो ठीक है। आ जाइए, एक इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। कह रहा है कि फिगर इट शोज द स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज द स्टार्ट विद द स्पीड v ऑन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द बिगर ब्लॉक ऑफ मास m placed in the horizontal floor. The curved part of the surface shown in a semicircular. All the surfaces are the frictionless. Find the speed of the bigger block when the smaller block is the reaches to the point A of the surface.
देखिए बच्चों, है क्या फिगर यहाँ पर तो गिवन नहीं है, यहाँ पर कुछ इस तरह का है, इस तरह का है, ये सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पर मार्क कर रहा है कि ब्लॉक जब यहाँ से देखिए, पहले स्मॉल ब्लॉक मास m है और उसका v वेलोसिटी है और इसका कैपिटल मास m है पूरे का। ये जो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है, इस तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म है, या उसको हटा ही देते हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म है। तो कह रहा है कि जब यहाँ पर ए आ रहा है, जब यहाँ पर ए आ रहा है तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा पूरे सिस्टम का। द कर्व पार्ट ऑफ द सरफेस सोन इन अ सेमी सर्कुलर आर्क, ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, फाइंड स्पीड ऑफ द बिगर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीच टू द पॉइंट ए ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या होगा कि अभी तो रेस्ट में है, फिर से वही मैं बात बोलूँगा, स्मूथ है और वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो ले देकर एक ही मोमेंटम है इनके पास, m इंटू वी। जब वो ऐसे अगर आ रहा है और स्मूथ है, और जब इस पॉइंट पर हॉरिजेंटली अगर देखेंगे तो हॉरिजेंटल तो ऐसे भी ये मूव नहीं कर रहा है अभी, तो जब इसको प्रेस कर रहा होगा तो कुछ वी वेलोसिटी से या वी डैश कह लीजिए, तो दोनों साथ साथ जा रहे होंगे, इसका कैपिटल M और इसका दोनों का स्मॉल m का। तो जब मोमेंटम आप कंजर्व कराएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, m प्लस स्मॉल m इंटू वी डैश, यही होगा ना कि जब वो वहाँ से आया और यहाँ पर उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो हॉरिजेंटली एट अ मोमेंट जब कुछ रेज करने से पहले, तो हम बस ये बता रहे हैं कि अगर इसके नीचे भी है तब भी इसको इधर ही कर रहा है, मतलब यहाँ से जब चढ़ भी रहा है तब भी इसको इधर इसी डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ, जब उस पॉइंट से ऊपर तब जाने लगेगा तो कुछ उसका वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। अभी तक वो क्या कर रहा है, वो उसको इधर ही प्रेस कर रहा होगा। जो भी अगर काइनेटिक एनर्जी भी या थोड़ा बहुत जो भी पोटेंशियल एनर्जी भी रेज कर रहा होगा तो सब उसको इसी में कर रहा होगा, क्योंकि जो इसको एग्जर्ट कर रहा होगा फोर्स उधर से भी उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड की तरफ ही जा रहा होगा। तो उस समय का जो उसका वेलोसिटी होगा वी डैश इक्वल टू एम वी अपॉन एम प्लस स्मॉल एम, ऐसा आपको मिलकर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका था क्वेश्चन नंबर 29। तो एक आइए फटाफट उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि टिपिकल इंडियन बग्गी लग्जरी कार्ट drawn by horse, a wooden plate is the fixed on the rear on which in one person can sit। ठीक है, ये आपके लग्जरियस कार्ट के बारे में या इंडियन बगी के बारे में दे रखा है। हमने तो चढ़ा नहीं, देखा जरूर है, लेकिन चलिए क्वेश्चन में तो फिल कर ही सकते हैं कि इस तरह का लग्जरियस टाइप का है। तो आ जाइए इस लग्जरियस क्वेश्चन को आइए करते हैं। ए वुडन प्लेट इज द फिक्स्ड ऑन द रियर ऑन विच द इन वन पर्सन कैन सिट, अ बगी ऑफ मास 200 kg इज मूविंग एट स्पीड 10 km/h। ठीक है, कुछ इस तरह का होगा, बग्गी चल रहा होगा, कुछ प्लेट लगा दिया, यहाँ पर व्हील लगा दे रहे हैं और उसमें हॉर्स भी लगे होंगे, तो 200 kg के साथ हो जा रहा है उसका, और उसका स्पीड कितना है बच्चों, 10 km/h से ऐसे की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा, बच्चा भी एक वॉक कर रहा है, वो कितना है 4 km/h से जा रहा है। तो सोचा कि लग्जरियस बग्गी है तो क्यों ना इसका लुत्फ उठाया जाए, और उनका मास है बच्चे का इस 25 kg। ऐसे ऐसे देखा तो खुश हो गया, तो कहा कि चलो उस पर बैठा जाए, तो गया और जाकर बैठ गया। ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि गया तो जाकर बैठ गया, तो ये नहीं कि उसने पूछ करके गया या क्या वो या किया, उसको जाकर एनी हाउ वो जंप मारा होगा, जाकर सीधा उस पर लैंड हो गया। अभी तक के मतलब से तो यही है। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा, मोमेंटम हमारा कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि अगर चढ़ते समय तो आप एक्सपीरियंस करिए तो आप पकड़ेंगे करेंगे, कुछ उस पर फोर्स लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगना तय है। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि उसमें कैसे आया, बस वो करा कि जाकर लैंड कर गया उधर या बैठ गया। तो बोला है ना कि एज इट ओवरकम अ स्कूल बॉय वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 4 km/h, द बॉय सिट्स ऑन द वुडन ऑफ द प्लेट, इफ द मास ऑफ द बॉय इज 25 kg, व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी ऑफ द बग्गी। मतलब वहाँ पर बच्चे जाकर वहाँ पर उनका आगमन हो गया, वहाँ पर जाकर बैठ गए। तो हमें बताना है कि बग्गी और जो बच्चे बैठे हुए हैं उन दोनों के सिस्टम से उनका वेलोसिटी क्या होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए फिर से देखेंगे कि वो ऐसा कुछ गया होगा तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं है, तो इसलिए इसका मोमेंटम कंजर्व होगा। तो अगर देखा जाए कि दोनों तो मोशन में है, तो इनिशियल मोमेंटम उन दोनों का कितना हो जाएगा 10 या 200, मतलब इनिशियल और फाइनल इक्वल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम
जो बग्गी है उसका 200 किलोमीटर है और स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 किलोमीटर पर आवर में ही रख रहे हैं क्योंकि इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, और आंसर भी उसी के टर्म में देंगे, किलोमीटर पर आवर में ही। और यहाँ से बच्चे का है 25 × 4 इक्वल टू, दोनों एक साथ जाकर चले गए तो कितना हो गया 200 प्लस 25, और दोनों का कॉमन वेलोसिटी ऐसा कुछ आएगा। तो कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 2000 प्लस 100, तो 2100 हो जाएगा अपॉन 225 ऐसा। तो इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, 21 × 100 कर लीजिए और 225 कर लीजिए, 25 9 जा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 यहाँ से, तो 84/9 या कुछ यहाँ भी कलाकारी कर सकते हैं 7, तो 28/3 किलोमीटर पर आवर से दोनों वो साथ साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था बच्चों आपका SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो कुछ 30 से और आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद आपका कोलिजन का है, कोलिजन का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो कोलिजन के जब जो आपको कॉन्सेप्ट उधर सिखाया गया था, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, कुछ इस तरह के इंक्लाइन प्लेन पे कुछ चीज़ें गिर रहा होगा तो फिर क्या होगा। तो ठीक है, तो कोशिश करेंगे वहाँ भी कुछ 45 या 50 तक जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास को मत मिस करिएगा, वहाँ पर और आपको सीखने को कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस को इनकाउंटर करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।